नमस्कार, आप देख रहे हैं गैंग्स ऑफ अंडरवर्ल्ड और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। आनंदपाल पार्ट 1 में हमने आपको आनंदपाल के जुर्म में आने की पूरी कहानी बताई, नानूराम हत्याकांड का खुलासा किया और कैसे आनंदपाल पुलिस की गिरफ्त से भागा ये भी बताया। आज हम आपको बताएंगे जीवन राम गोदारा हत्याकांड का वो सच जिसने आनंदपाल को मोस्ट वांटेड बनाया। साथ ही आनंदपाल के एनकाउंटर से पहले की वो रात जब आनंदपाल को पकड़ने का चक्रव्यूह रचा जा रहा था, उस टीम में कौन कौन था जिसका सामना आनंदपाल से होना था। आनंदपाल का वो कौन करीबी था जो बताता है कि आनंदपाल मालासर में छिपा है, और आनंदपाल एनकाउंटर में पहली गोली किसने चलाई और कैसे कमांडो सोहन सिंह ने अमावस की रात में शीशे में देखकर उल्टे हाथ से आनंदपाल के सिर में गोली मारी। आज आपको वो जानकारी देंगे जो या तो सीबीआई के पास या फिर एसओजी के पास है या फिर सिर्फ भारत 24 के पास है। एनकाउंटर की रात की हर बारीकी आपको समझाएं, अंतिम वक्त में आनंदपाल ने क्या कहा वो बताएं, अंतिम गोली किस पर चलाई गई ये बताएं, आनंदपाल के एनकाउंटर में शामिल पुलिस अधिकारी अभी कहां है ये सब आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले आनंदपाल की जिंदगी की उस गैंगवार की कहानी सुनाते हैं जिसने आनंदपाल को पूरे राजस्थान में गैंगस्टर के तौर पर स्थापित कर दिया। यह कहानी है जीवन राम गोदारा और आनंदपाल की दुश्मनी की। जून 2006, जगह गोदारा मार्केट टेढ़वाना, दुकान पाटीदार बूट हाउस, वक्त दोपहर 2 बजे। मानसून दस्तक दे रहा था लेकिन धीरे धीरे मौत भी दस्तक दे रही थी। अगले ही कुछ पलों में जहां गोलियों की आवाज से दहलाने वाली थी और लहू से जमीन लाल होनी थी, दो दुश्मन आमने सामने होने थे। इस पाटीदार बूट हाउस के सामने 4 लोग आराम से बैठकर चाय पी रही थी। तभी एक बोलेरो गाड़ी दुकान के सामने आकर रुकती है। गाड़ी में सवार थे 6 लोग जो नीचे उतरते हैं। कोई कुछ समझ पाता उससे पहले ही दुकान में बैठी 4 लोगों पर गोलियों से निकलते बारूद की बारिश कर दी जाती। हथियारों के इस जत्थे में एक 6 फुट लंबा दड़ियल नौजवान भी था। सबसे पहले वो अपनी 9 mm के पिस्तौल का ट्रिगर खींचता, बैरल से धुआं उगलती गोली सामने बैठे इकट्ठे आदमी के सीने की तरफ बढ़ने लगती है। गोली जिस आदमी का सीना छलनी करने के लिए बंदूक के बैरल से निकलती है, उस आदमी का नाम था जीवन राम गोदारा, और जिसकी बंदूक से गोली निकलती है वो था आनंदपाल। लेकिन अब सवाल ये था कि दोनों के बीच की दुश्मनी की वजह क्या थी, इस गैंगवार में कौन कौन मारा गया। साल 2005, आनंदपाल जेल से जमानत पर बाहर आ चुका था, लेकिन जब आनंदपाल जेल में था, शेखावटी में जीवन राम गोदारा का खौफ बढ़ रहा था और अपराध की दुनिया में दूसरा नाम चमकते देख आनंदपाल अपना आपा खो बैठा। आनंदपाल अपने साथियों के साथ मिलकर जीवन राम गोदारा पर हमला करता है और उसके हाथ पैर तोड़ डालता है। इस हमले में जीवन राम इतना घायल होता है कि उसको सही होने में 6 महीने लग जाते हैं। इसके बाद आनंदपाल फिर से जेल की सलाखों में पहुंच जाता है, लेकिन जीवन राम गोदारा अब आनंदपाल को जान से मारना चाहता था। जीवन राम गोदारा ने आनंदपाल को मरवाने के लिए 1 करोड़ की सुपारी दी। आनंदपाल को सुपारी के बारे में जैसे ही पता चला, बलबीर बानुड़ा को कहा जीवन राम को जान से मारना है। अब दो दुश्मन एक दूसरे के खून के प्यासे हो चुके थे। आनंदपाल जेल से बाहर आ चुका था और जीवन राम गोदारा को मारने की प्लानिंग कर रहा था। जीवन राम का सुराग लगाने की जिम्मेदारी सौंपी गई परवेश को। वर्ष 2006 में जब लगातार आनंदपाल जीवन राम गोदारा की तलाश कर रहा था, ऐसे में जब जीवन राम आनंदपाल को नहीं मिला तो एक काम सौंपा गया डीडवाना के परवेज को। परवेज के इशारे पर शोएब नाम के लड़के ने जीवन राम की मुखबरी करनी शुरू कर दी।
शोएब रोजाना जीवन राम की इस दुकान के बाहर बैठता और यहाँ से अरबी के अंदर लिख के जीवन राम की लोकेशन बताता। और एक दिन वो आया जब जीवन राम दुकान पर मौजूद था, उसके साथ में उसका साथी हरफूल था, तब उसने अरबी में लिख के भेजा कि हाँ जीवन राम यहाँ पर मौजूद है। आनंदपाल को जीवन राम गोदारा के ठिकाने की जानकारी मिल चुकी थी। बोलेरो कार में सवार होकर आनंदपाल जीवन राम गोदारा को मारने के लिए गोदारा मार्केट की तरफ बढ़ता है। आनंदपाल के अलावा कार में सवार थी बलबीर बानुड़ा, संजय पांडे, दातार सिंह और परवेश। ऑटोमेटिक हथियारों के साथ आनंदपाल अपने दोस्तों के साथ गोदारा मार्केट पहुंच गया। गोदारा मार्केट में बोलेरो रुकती है और आनंदपाल पाटीदार बूट हाउस की तरफ फायरिंग शुरू कर देता है, जिसमें जीवन राम गोदारा बैठा था। उसकी पीठ पर आनंदपाल की 6 गोलियां लगती हैं। तभी दातार सिंह गाड़ी से उतरता है और अंधाधुंध गोलियां चलाना शुरू कर देता है। दातार सिंह की भी 3 गोलियां जीवन राम को लगती है। इसके बाद हरफूल चौधरी को भी गोलियां लगती हैं। जीवन राम गोदारा और हरफूल चौधरी की मौके पर ही मौत हो जाती है। जो बोलेरो गोपाल फोगावट हत्याकांड में काम आई, उसी बोलेरो में बैठ के आनंदपाल, संजय पांडे, बलबीर बानुड़ा, परवेज और दातार सिंह इस मार्केट में पहुंचे, जहां सामने आप देख पाएंगे श्री गोपाल गौशाला डीडवाना की है। यहाँ पर अपनी बोलेरो खड़ी करी और वहीं से सबसे पहले आनंदपाल ने अपने 12 बोर की बंदूक से इस दुकान के अंदर फायर किया। जो गोलियां उसकी पीठ पे लगती है, वो घायल होता है। लेकिन उसके बाद में दातार सिंह गाड़ी से उतरता है और दातार सिंह ने 3 गोलियां चलाई। इस पूरे घटनाक्रम के अंदर जीवन राम गोदारा और हरफूल चौधरी की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उसके 4 अन्य साथी घायल हो गए। जीवन राम गोदारा और हरफूल चौधरी मारे जा चुके थे। इस गैंगवार में जीवन राम गोदारा के साथ गोपाल, प्रमोद और पप्पू गोलियां लगने से गंभीर घायल थे। लेकिन इस हत्याकांड ने राजस्थान में न सिर्फ जातीय रंग लिया, बल्कि आनंदपाल अब पुलिस के रडार पर आ गया और हिट लिस्ट में आ चुका था। जीवन राम गोदारा की हत्या के बाद आनंदपाल अपने साथियों के साथ फरार होता है। पूरे इलाके में आनंदपाल को पकड़ने के लिए कड़ी नाकाबंदी करवाई गई। लाड़नू थाने और श्री बालाजी थाना पुलिस की नाकाबंदी ने आनंदपाल की बोलेरो रुकवाई भी, लेकिन दोनों जगहों पर आनंदपाल ने पुलिस को राइफल दिखाई और वहां से भाग गया। आज भी आनंदपाल के नाम के साथ जीवन राम हत्याकांड का नाम जोड़ता है और ये हत्याकांड आनंदपाल की पहचान भी है। इस घटना के बाद में तुरंत प्रभाव से आनंदपाल यहाँ से फरार हुआ, जिसको लाडनू में पुलिस ने रोका, लेकिन हत्यारों के दम पर आनंदपाल वहां से ही फरार हो जाता है। आनंदपाल फरार चल रहा था और लगातार पुलिस के लिए सिरदर्द बना हुआ था। अब तय होता है कि आनंदपाल को किसी भी हाल में वापस सलाखों के पीछे डाल देना है। इसके लिए टीम बनाई जाती है, जिम्मेदारी दी जाती है काबिल अफसर दिनेश एमएन को। लेकिन इस टीम में और कौन कौन था और उनकी क्या भूमिका थी? साथ ही जिस दुर्गा दत्त के पास आनंदपाल के पते से जुड़ा फोन आता है, वो कैसे एसओजी का हिस्सा बनता है? वो कौन था आनंदपाल का करीबी? वो कौन था जो उसके बालासर में छुपे होने का सुराग देता है? ये कहानी धोखे से भरी हुई किसी बॉलीवुड कहानी से कम नहीं है। आनंदपाल को पकड़ने के लिए लेकिन दिनेश एमएन के लिए चुनौती थी एक बेहतरीन टीम बनाने की। तो जरा देखिए आनंदपाल को पकड़ने के लिए दिनेश एमएन की टीम में कौन कौन था और उनको कैसे चुना गया। करण शर्मा एसओजी में तत्कालीन एसपी थे। करण शर्मा एसओजी में आने से पहले वो पुलिस मुख्यालय में सेवाएं दे रही थी। अफसरों की विभागीय जांच में लगे हुए थे करण शर्मा। दिनेश एमएन करण शर्मा को एसओजी में लाए, टास्क दिया आनंदपाल का सुराग लगाने का। संजीव भटनागर कमिश्नरेट में एडिशनल डीसीपी हेडक्वार्टर के पद पर काम कर रही थी। प्रशासनिक काम देख रहे थे संजीव भटनागर। दिनेश एमएन ने संजीव को एसओजी बुलाया, जिम्मेदारी दी आनंदपाल को पकड़ने की। मनोज गुप्ता इंस्पेक्टर मनोज गुप्ता कमिश्नरेट में रहते हुए सस्पेंड हो गए थे। 10 महीनों से सस्पेंड चल रही थी। दिनेश एमएन ने मनोज गुप्ता को अपनी टीम में लिया, लगा दिया आनंदपाल के गैंग्स की निगरानी में। तत्कालीन इंस्पेक्टर सूर्य वीर सिंह किशनगढ़ पुलिस ट्रेनिंग सेंटर में काम कर रही थी। आईजी दिनेश एमएन ने एसओजी बुलाकर पूछा,
आनंदपाल को पकड़ पाओगे? जवाब मिला, जी हाँ, दिनेश एमएन ने तुरंत एसओजी में करवा दिया ट्रांसफर। आरपीएस विद्या प्रकाश कुचामन सीओ रहे हैं। 2004 में आनंदपाल ने विद्या प्रकाश के सामने ही सरेंडर किया था। ऐसे में टीम में उनकी मौजूदगी भी बेहद जरूरी थी। इन 5 काबिल और मजबूत अधिकारियों की टीम ने 2 सालों तक आनंदपाल और उसकी गैंग से जुड़े हर व्यक्ति के बारे में जानकारी इकट्ठी की। हर उस व्यक्ति की फाइल तैयार की जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से आनंदपाल से जुड़ा हो, लेकिन आनंदपाल का कोई सुराग नहीं मिला। फिर आता है वो दिन जो एसओजी में जोश भर जाता है। 13 जून 2017 दुर्गा दत्त का फोन दिनेश एमएन के पास आता है। फोन पर पहला शब्द था, जय हिंद सर, मैं दुर्गा दत्त। आनंदपाल के भाइयों का मूवमेंट हरियाणा के सिरसा में होता है, वो यहाँ आते जाते रहते हैं। वेल डन दुर्गा। इतनी सी बातचीत एसओजी के लिए बड़ा इनपुट था, लेकिन दुर्गा दत्त एसओजी टीम का हिस्सा कैसे बना, ये कहानी भी बेहद रोचक है। साल 2016 अक्टूबर का महीना, एसओजी के तत्कालीन एडिशनल एसपी करण शर्मा आनंदपाल के गुर्गों की तलाश में बीकानेर के लूणकरण सर पहुँचते हैं, जहाँ थाना अधिकारी और इलाके के अन्य अधिकारी मौजूद थे। बातों ही बातों में करण शर्मा की नजर जाती है थानाधिकारी के निजी वाहन पर। निजी कार के चालक सीट पर बैठा था एक व्यक्ति जिसने वर्दी नहीं बल्कि सिविल ड्रेस पहन रखी है। ऐसे में उनका शक होना लाजमी था और उन्होंने पूछ लिया कि ये व्यक्ति कौन है। तो थानाधिकारी ने जवाब दिया कि ये व्यक्ति सस्पेंड चल रहा सिपाही दुर्गा दत्त स्वामी है, जिसको बीकानेर एसपी ने सस्पेंड किया है। कारण सामने आया तो पता चला कि वो कारण था जिप्सम से भरी गाड़ियों से उगाई करने का। दुर्गा दत्त को इलाकों के बदमाशों के बारे में सबसे ज्यादा जानकारी है। करण शर्मा ने तुरंत दुर्गा दत्त को बुलाया और कहा कि पुराने हो, आनंदपाल या उसके किसी भी गुर्गे के बारे में जानकारी दो तो प्रमोशन हो सकता है। दुर्गा दत्त कहता है कि प्रमोशन नहीं चाहिए साहब, बस बहाल करवा दो। ये कहते हुए दुर्गा दत्त की आंखों में आंसू थे। करण शर्मा ने तुरंत आईजी दिनेश एमएन को फोन कर दुर्गा दत्त को बहाल करवाने की गुजारिश की। दिनेश एमएन ने भी बिना वक्त गवाए बीकानेर एसपी को फोन कर सिपाही दुर्गा दत्त को बहाल करवाने के आदेश दिए। बहाल होने के बाद दुर्गा दत्त स्वामी को सिर्फ एक ही काम दिया गया, किसी भी सूरत में आनंदपाल या उसके भाइयों की जानकारी जुटाई जाए। इसके बाद दुर्गा दत्त आनंदपाल का सुराग लगाने में जुट गया और 13 जून 2017 को उसके हाथ वो जानकारी लगी जिसने एसओजी को आनंदपाल तक पहुंचाने का काम किया। दुर्गा दत्त के पास जो फोन आता है उसने आनंदपाल का काउंटडाउन शुरू कर दिया था, लेकिन ये फोन किसका था? क्या आनंदपाल से जुड़ी जानकारी एसओजी को मिल चुकी थी? इस जानकारी के बदले फोन करने वाले को क्या मिलना था? या फिर आनंदपाल विरोधी गैंग ने पुलिस को आनंदपाल की सूचना दी थी? कहीं ऐसा तो नहीं कि आनंदपाल का बेहद करीबी ही आनंदपाल को मरवाना चाहता था? आपके हर सवाल का जवाब देंगे। दुर्गा दत्त के पास जो फोन आता है उस जानकारी ने एसओजी को झूमने पर मजबूर कर दिया, लेकिन इस जानकारी का सीधा कनेक्शन आनंदपाल से नहीं था, बल्कि इस कनेक्शन के जरिए आनंदपाल तक जरूर पहुंचा जा सकता था। तभी तो एसओजी रिवॉल्वर भी तानती है, ट्रिगर भी दबाती है और मौत के डर से वो चिल्लाता है, आनंदपाल माला सर में। लेकिन ये कौन था जिसकी कनपट्टी पर एसओजी के रिवॉल्वर का ट्रिगर दबता है और वो मौत के डर से आनंदपाल का पता बता देता है? ये रिपोर्ट देखिए। सुराग मिलने पर अधिकारियों ने जानकारी जुटानी शुरू कर दी, जाल बिछाना शुरू कर दिया। पता चला कि एक गांव का प्रधान जिसका एक मकान सिरसा में है, उसी मकान में आनंदपाल के भाई आते रहते हैं। टीम घर में घुसी, प्रधान को पकड़ा और डेरा डालकर बैठ गई। या कहे कि अब आनंदपाल के भाइयों के आने का इंतजार होने लगा। एक एक दिन बीत रहा था और उधर दिनेश एमएन की धड़कनें भी बढ़ रही थी। वहीं एडिशनल एसपी करण शर्मा अपने भाई के नए घर के गृह प्रवेश कार्यक्रम के लिए लंदन गए हुए थे। तभी 20 जून को आईजी दिनेश एमएन करण शर्मा को फोन करते हैं और तुरंत जयपुर आने के लिए कहा गया। करण शर्मा वापस 23 की शाम जयपुर एयरपोर्ट पहुंच गए और एयरपोर्ट से सीधी एसओजी मुख्यालय पहुंच गए। 23 की देर रात तक एसओजी मुख्यालय में आईजी दिनेश एमएन, एडिशनल एसपी करण शर्मा और इंस्पेक्टर मनोज गुप्ता सिरसा में मौजूद टीम से पल पल की अपडेट लेते रहे। तारीख 24 जून शनिवार
वक्त सुबह 9:30 बजे आईजी दिनेश एमएन का फोन बजता है। फोन करने वाले मुखबिर ने बताया कि आनंदपाल के भाई प्रधान के घर जा रहे हैं या फिर चूरू के पास गांव धिरानी भी आ सकते हैं। एसओजी तुरंत हरकत में आती है। जानकारी मिलते ही एडिशनल एसपी करण शर्मा और इंस्पेक्टर मनोज गुप्ता ईआरटी के जवानों के साथ धिरानी गांव के लिए रवाना हो जाते हैं। एसओजी कोई मौका छोड़ना नहीं चाहती थी और फिर जानकारी मिलती है कि आनंदपाल का भाई रुपेंद्र और चाचा का लड़का देवेंद्र प्रधान के घर पहुंच गए। पहले से ही घात लगाकर बैठी एसओजी की टीम ने दोनों को दबोच लिया। अब बारी थी आनंदपाल के बारे में जानकारी जुटाने की। संजीव भटनागर ने दोनों से आनंदपाल के बारे में पूछा। दोनों ने ही जानकारी होने से इनकार कर दिया। पुलिस के हाथ खाली थे, लेकिन मौके पर मौजूद इंस्पेक्टर सूर्यवीर सिंह और सीओ को किसी भी सूरत में आनंदपाल का पता चाहिए था। तभी एडिशनल एसपी संजीव भटनागर भी मौके पर पहुंच गए। तीनों पुलिस अधिकारी रणनीति बनाते हैं। पिस्टल की मैगजीन निकाली गई। खाली पिस्टल रुपेंद्र की कनपटी पर रख दी गई। सवाल किया, आनंदपाल कहां है? जवाब नहीं मिला तो ट्रिगर दबा दिया गया। ट्रिगर दबते ही देवेंद्र चिल्लाया, आनंदपाल चूरू के मालासर में है। ये सुनते ही तीनों अधिकारियों के चेहरों पर मुस्कान आ गई। जिस जानकारी के लिए एसओजी ने दिन रात एक कर दिए थे, वो क्लू अब उनके पास था। तुरंत ये जानकारी आईजी दिनेश एमएन को दी गई। अब बारी थी आनंदपाल को घेरने की। अब बारी थी सूचना के मुताबिक आनंदपाल के छिपे होने के ठिकानों को ढूंढने की, वो भी बिना आनंदपाल तक खबर पहुंचे। क्योंकि इससे पहले कई बार ऐसा हुआ कि पुलिस के दबिश से पहले ही आनंदपाल जगह छोड़कर भाग गया और ऐसा लगता था कि आनंदपाल पुलिस से 4 कदम आगे चल रहा है। लेकिन इस बार एसओजी कोई गलती नहीं करना चाहती थी। आईजी दिनेश एमएन मालासर के लिए टीम को तैयार करते हैं। रतनगढ़ से आगे निकल चुके करण शर्मा को भी फोन किया जाता है और उन्हें बताया जाता है कि आनंदपाल मालासर में छिपा हुआ है। लेकिन एसओजी की टीम के सामने सबसे बड़ी समस्या थी उस मकान तक पहुंचना जिस मकान में आनंदपाल छिपा हुआ है। इधर जयपुर में एसओजी के मुख्यालय में बैठे आईजी दिनेश एमएन ने करण शर्मा को फोन किया और उन्हें तुरंत मालासर के लिए रवाना कर दिया। सिरसा से इंस्पेक्टर सूर्यवीर सिंह राठौर, सीओ विद्या प्रकाश और एडिशनल एसपी संजीव भटनागर को कहा गया कि दोनों बदमाशों को लेकर वो भी जल्द से जल्द मालासर पहुंचे। हरियाणा के आईपीएस नरेंद्र बिजारनिया टीम के साथ प्रधान के निवास पर पहुंच गए, जहां से एसओजी और हरियाणा पुलिस के अधिकारी दोनों बदमाशों को लेकर मालासर के लिए रवाना हो गए। शाम 7:30 बजे एडिशनल एसपी करण शर्मा और इंस्पेक्टर मनोज गुप्ता भी मालासर पहुंच गए। लेकिन अब समस्या ये थी कि उस मकान तक कैसे पहुंचा जाए जिस मकान के अंदर आनंदपाल छिपा हुआ है। ऐसे में इंस्पेक्टर सूर्यवीर सिंह ने करण शर्मा को फोन किया और उनकी बात कराई आनंदपाल के चाचा के लड़के देवेंद्र से। और देवेंद्र ने ये बताया कि आनंदपाल मालासर के बड़ा खेत है, उस खेत के अंदर एक मकान बना हुआ है। बस ये हिंट मिला और इसी हिंट के बाद में करण शर्मा अपनी टीम के साथ पहुंच गए मालासर के उस खेत के बाहर। एसओजी की कई सालों की मेहनत का परिणाम सामने था। आईजी दिनेश एमएन को जानकारी दी गई। नागौर एसपी परिस देशमुख और चूरू एसपी राहुल बारहेट को भी अपनी अपनी टीम के साथ मौके पर बुलाया जाता है। सभी उस मकान के 1 किलोमीटर दूर मीटिंग करते हैं। शॉर्ट मीटिंग में टीमें बनाई गई और अब समय था आनंदपाल को गिरफ्तार करने का, उसे सरेंडर के लिए मजबूर करने का। मकान तक टीम पहुंचती है। गेट से अंदर जाने वाले अधिकारी थे राहुल बारहेट चूरू एसपी, करण शर्मा एडिशनल एसपी, विद्या प्रकाश डीवाईएसपी, सूर्यवीर सिंह राठौर इंस्पेक्टर, सोहन सिंह कमांडो, कैलाश हेड कांस्टेबल, धर्मपाल कांस्टेबल। ये अधिकारी और कमांडो थे जो सबसे पहले मकान में मेन गेट से अंदर जाते हैं। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि जिस दिन ये ऑपरेशन होने वाला था उस दिन रतनगढ़ थाना अधिकारी छुट्टी पर थे और इस ऑपरेशन की भनक थाना पुलिस को नहीं थी। वहीं एडिशनल एसपी केसर सिंह कहीं और बिजी थे, उनको भी इसकी जानकारी नहीं थी। यानी इस ऑपरेशन को बेहद गुप्त रखा गया क्योंकि एसओजी इस बार कोई चूक करना नहीं चाहती थी और आनंदपाल को पकड़कर सलाखों में डालना चाहती थी। आनंदपाल जिस मकान में छिपा था, अब उसके चारों तरफ पुलिस और एसओजी थी जिसके पास ऑटोमेटिक हथियार थे। लेकिन अब चुनौती थी आनंदपाल को गिरफ्तार करने की। चुनौती थी
मकान मालिक श्रवण सिंह के परिवार को बिना चोट पहुंचाए आनंदपाल तक पहुंचने की चुनौती थी। अगर आनंदपाल फायरिंग करता है तो उससे बचने की चुनौती थी। अमावस की रात में आनंदपाल को पहचानने की, लेकिन 100 से ज्यादा राउंड पार होते हैं। आनंदपाल के सीने में कई गोलियां डाली जाती हैं। आनंदपाल मारा जाता है, लेकिन पहले गोली किसने चलाई? आनंदपाल को पहली गोली किसकी लगी? आनंदपाल के पैर में गोली क्यों नहीं मारी गई? और आनंदपाल को पकड़ने के लिए बने चक्रव्यूह में किस अधिकारी ने क्या भूमिका निभाई, ये बताएंगे आपको अगले एपिसोड में, अगले शनिवार रात 9:25 पर सिर्फ भारत 24 पर। जय हिंद।